तो कैसे हो सारे भाई लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन करेंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन। और इसके बाद हम लोग एक सीरीज रखेंगे, क्वेश्चन सीरीज। तो हम लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स आपको बताऊंगा हमारे लोग के अधिकार होते हैं, हर एक आदमी के या हर एक पर्सन के, इंडिया में रहने वाले के अपने अपने एक अधिकार होते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिसमें कि हमारे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमारे को देखने के मिलेंगे। एक बार और फिर क्लिक करो कि पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है और आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक इसके अंदर हमारे को देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स हमने अपने यूएसए से बोरो किए हैं। किससे करे हुए हैं? यूएसए से लिए हुए हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कभी कभी, अगर पूछना जाए तो सीजल कि यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं। जैसे हमारे में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसमें कहते हैं बिल्स ऑफ राइट। क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ राइट्स। तो ये सब तो थी बेसिकली छोटी मोटी बात। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक होते हैं, यूएसए से बोरो किए हुए हैं। और यूएसए में से क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ राइट। ठीक है, बेसिकली एब्सोल्यूट नहीं होते, इतना भी आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे ये सब चीज़ पूछता नहीं है, तो ये चीज़ और हो गई, एब्सोल्यूट नहीं होते। और हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे। 6 फंडामेंटल। अच्छा, मैं एक बार बता दूँ, मैं फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे लिखूंगा, तो ये शॉर्ट ट्रिक में लिखने वाला हूँ, तो इसका ध्यान रखना। तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। पहला जाता है राइट टू इक्वलिटी। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज चलता है इसके लिए। हाँ, पहला जाता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, आप लोगों ने अगर कोई नोट्स बना रखे है ना, तो उसे ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रिवीजन करते रहिए, तो हाथों हाथ रिवीजन भी होता रहेगा। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। और बेसिकली हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो सेकंड हो गया राइट टू फ्रीडम। थर्ड आ जाएगा हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और आप लोग का स्कोप है ना, तो साथ से जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आप लोग भी ऐसे साइड में लिख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। और जो लोग नहीं लिखते ना, वो भूल भी जाते हैं जल्दी। अगला जाता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशन, एंड एजुकेशन, एजुकेशनल। अब छठा आ जाता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, देखो ये 6 के 6 तो हमारे को याद करने ही करने हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो हमारे को क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी, वो है जो मैं अभी लिख रहा हूँ। देखो हमारे को पता है 12 और 13 तो हमारे इतने वो है नहीं। 12 में स्टेट्स को डिफाइन करा हुआ, उसमें बता रहा है फंडामेंटल राइट्स कैसे हम यूज। तो हम पहले बताते हैं आर्टिकल नंबर इससे। राइट इक्वलिटी ये है 14 से लेके 18 तक, ये हमारे को याद होने जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन में इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो ये स्टेटमेंट दे रखी है किस फंडामेंटल राइट्स की कौन से आर्टिकल में आ रही होगी। तो ये सेकंड राइट टू फ्रीडम में हमारे आते हैं 19, 20, 21, 21 का ए, 22। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आते हैं 23 से 22, 4 मतलब दो ही है ये। फोर्थ में आ जाते हैं हमारे 25 टू 28, 25 टू 28 मैं लिख देता हूँ। और कल्चरल एंड एजुकेशन में आ जाएंगे 29 टू 30। और रेमेडीज में आ जाएंगे 32 टू 38। अब देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, एक सेकेंड कलर दूसरी ले लूँ। कि जो हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज काफी ज्यादा पूछी जाती है, रिलीजन भी पूछे जाते हैं हमारे से। ये सब भी तो इजीली याद है। आप सबसे पहले ये डिफाइन करो कि अगर एकदम से पूछना, राइट टू इक्वलिटी क्या होता है? 14 से 18 के बीच में आर्टिकल है। फ्रीडम में 19, 20, 21 ए और 20, 22 मिलेगा। एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट 23 एंड 24 मिलेंगे। फ्रीडम रिलीजियस के अगेंस्ट 25, 6, 7, 8 मिलेंगे। ऐसे ही कल्चरल एजुकेशन 29 से 30 के बीच में होगा कोई। रेमेडीज 32 से 38 के बीच में होगी कोई। तो ये पहले आपको इतना याद कर लोगे तो मोस्टली समझो कि आपके आधे क्वेश्चन लॉजिकल वाइज बन जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं अगले वाले पेज पे। अब जैसे कि वैसे हमारे ओरिजिनली जो आर्टिकल थे ना, वो 7 थे। इतना तो आपको मतलब मैं क्या बताऊं, ओरिजिनल थे 7। एक हटा दिया गया था, तो कर दिए गए थे 6, -1 करा था, एक कर दिए गए थे 6। और वो जो एक माइनस करा था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। इतना ही इसमें पढ़ लो, कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं किस में गया, लेकिन मैं बता दूंगा कि किस में गया है। राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था जब हमारे 1926 के टाइम पे हुआ था इसका, कि मुरारजी देसाई थे तब इसकी हुई थी। बेसिकली इतना ये सब पूछा ही नहीं जाएगा, पढ़ के रहेगी। सिंपल सी चीज पूछी जाएगी, राइट टू वैल्यू हटाया गया किसके? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटाया गया 1978 में। इसे बाद में डाला गया था आर्टिकल नंबर 300 ए में। एक लीगल राइट बना दिया था इसे। क्या बना दिया था? एक लीगल राइट। मोटा मोटा सी हो रहा है। एक लीगल राइट इसे बना दिया था बाद में। कौन से भाग में डाला गया था? पार्ट 12 में से डाला गया था। ठीक है, अब एक तो समझिए ना आप, मैं साफ साफ लिख देता हूँ। रिवीजन हो गया। अब देखो कैसे से याद रखना, जैसे मैं मेरे को मेमोराइज रहता है। ओरिजिनल 7 थे, चेंज होके हो गए 6। ठीक है, -1 हो गया। अब जो 1 था ना, वो आपको याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी था। क्या था? राइट टू, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं उसे याद करो, हमारी घर की प्रॉपर्टी है ना, तो हम लोग रह रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी है। इसे हटा दिया गया 44 नंबर के कमरे में डाला गया। कितने में? 44 नंबर के कमरे में। ऐसे याद करने तरीका 44, 44 नंबर के कमरे में डालने के बाद 300 उसमें सामान लाए गए। 300 क्या लाए गए? सामान। तो आर्टिकल नंबर किसमें डाला गया? 301।
और इन दोनों को जब करके जो ये किस पार्ट में थे, मतलब एक होता है ना कि हर्ष विहार में रहते हो, डी ब्लॉक बी ब्लॉक, तो ब्लॉक था 12। तो ऐसे याद करो, प्रॉपर्टी हमने खरीदी ब्लॉक 12 में, 44 नंबर घर था, 300 उसमें फ्लोर थे, हो गया याद। तो ये हमने ऐसे याद कर लिया। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि आर्टिकल 12 उस पर आ जाते हैं 13, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट यही है, मैंने तो आज कभी देख नहीं पूछा हुआ गया हो, आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13। एक बार को 13 हो सकता है पूछा जाए, लेकिन 12 का तो मुझे लगता नहीं। तो 12 में खाली इतना डिफाइन कर दो कि इसने क्या किया, डिफाइन किया हुआ स्टेट को, स्टेट। और मैं एक ट्रिक और बता दूं, जितने भी आर्टिकल, जैसे जितने भी पार्ट्स में आर्टिकल कोई भी चालू हो रहा होगा ना, जिससे भी वो पार्ट या जिससे भी चालू हो रहा होगा, उसमें जो पहला आर्टिकल होगा ना, उसे डिफाइन करने के लिए ही यूज हो रहा होगा। तो ये आगे गवर्नमेंट बॉडीज आ जाती है इसमें, तो अपने आ जाती है अथॉरिटीज़ भी आ जाती है, लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, अथॉरिटीज़ आ जाती है, गवर्नमेंट भी आ जाती है हमारी, और बेसिकली विद इन इंडियन टेरिटरी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी आ जाती है विद इन इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी, ठीक है टेरी। अब आर्टिकल नंबर 13 से, अब आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है हमारे से कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स बना है, ये याद रखना थोड़ा, कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स बना है, इसके बाद अगर कोई भी चीज़ हम लाते हैं, कोई भी एक आर्टिकल लाते हैं, सपोज आर्टिकल 500 लिया है, एग्जाम्पल है, और इससे पहले अगर कोई आर्टिकल था आर्टिकल 600, अगर वो इसको वॉयलेट कर रहा है तो इसका मतलब हम इसे क्या कर देंगे, नल कर देंगे। ऐसी सेम कोई आर्टिकल बाद में बनाया गया जो फंडामेंटल राइट्स को छेड़ रहा है या कुछ भी दिक्कत कर रहा है, तो हम उसे कर देंगे नल, और नल डिक्लेयर कर देंगे उसे, मतलब हम कह देंगे कि ये हटा दो आर्टिकल, यूज का नहीं है, नल डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसे बेसिकली। तो ये हो गया आर्टिकल, आर्टिकल 13, 12 13 हो चुके हैं हमारे आर्टिकल। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 14 से, जहाँ से हमारा राइट टू इक्वलिटी चलेगा। एक सेकंड, आर्टिकल नंबर 14 से हम आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको रख लूँ, कलर वगैरह अच्छे से लिख लूँ। हाँ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अब हम आते हैं अपने इस पे, देखो बेसिकली राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 से हमने क्या बताया था, 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद करना काफी। अब देखो इसमें हमारे दो पार्ट्स आते हैं। अब देखो मैं बताऊं, मैं बोल सकता हूँ ये इस क्लोज में, ये इस क्लोज में, हमको इतना याद ही नहीं करना, ये पूछा ही नहीं जाएगा कौन से क्लोज, हमने बस देखना राइट टू इक्वलिटी में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्योंकि आप भी एक लॉजिक लगाओ, जब इससे एक या दो ही क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पेपर में, तो हम जरूरी थोड़ी है कि हम एक एक चीज देखनी पड़ेंगे, हम लॉजिकल वाइज पढ़ेंगे कि हाँ ये चीज है इक्वल प्रोटेक्शन। क्योंकि अब जैसे कि नया हुआ है वेंडर, तो उसमें अगर वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है तो हमारे स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, कौन से क्लोज में ये सब इतना बहुत ही डीप में जाएगा तो वो किससे भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो बेसिकली पहला हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ में जाते हैं हम लोग, यूके से ये बोरो किया हुआ है, इतना थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, ये यूएसए से बोरो किया हुआ है। बेसिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या होता है कि कानून के लिए ना सब समान है, मतलब ये आदमी है और ये आदमी, ये औरत, तो आप इसके लिए सेम हो, मतलब ऐसा नहीं जेंडर वाइज, जैसे इसको ट्रीट करा जा सकता है ऐसे इसको भी करा जाता है, वो बात अलग है कि इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनते हैं, वो आगे बताएंगे, लेकिन आप ये चीज समझ जाओ। ऐसी इक्वल प्रोटेक्शन लोन, अब मान के चलो कि ये पेड़ है, ये देता है आम, और एक ये पेड़ है ये देता है सेब, तो आप इन दोनों को सेम कैसे ट्रीट कर सकते हो, ये एप्पल दे रहा है, ये मैंगो दे रहा है, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इसकी प्रॉपर्टी से कैसे मैच करेंगे, तो नहीं करेंगे ना। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, जैसे कि मान चलो एक अंबानी है और एक मजदूर है, अब मजदूर पे अगर कुछ भी जुर्माना लगता है जैसे लाइट वेट तोड़ने का, ये फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कराने का, मजदूर ने भी हम किया और ये अंबानी ने भी हम किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमारी गवर्नमेंट, तो क्या किया, इस पे तो लगा दिया 5,000 का जुर्माना, तो इस पे भी लगा दिया 5,000 का, क्योंकि दोनों को सेम ट्रीट करना है। लेकिन अब क्या होता है, जो 5,000 का जुर्माना इस मजदूर के लिए तो ये 5 करोड़ के बराबर हो गया, तो भाई इसकी तो दिन की तनख्वाही 100 रुपये है या 200 रुपये है, तो 5,000 कैसे भरेगा। अब इसमें देख लो अंबानी के लिए 5,000 कितने के बराबर हो गए, ना के बराबर हो गए, जैसे हमारे लिए 5 रुपये हो गए, समझ रहे हो ना। तो ये लो इसलिए बनाए गए कि सबको सेम तरीके से ट्रीट करा जा सके, जैसा जिस हिसाब से इक्वल वाइज ट्रीट करा जा सके। तो ये हो जाता है हमारा राइट इक्वालिटी का आर्टिकल नंबर 14। अब आर्टिकल नंबर जैसे मैं 15 पे जाऊंगा, एक सेकेंड, आर्टिकल 15 पे जाऊंगा। अब देखो ये वाला जो आर्टिकल है ना, काफी मतलब इससे स्टेटमेंट काफी पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ। देखो इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है ना, इक्वालिटी ऑफ ओ, इक्वालिटी टू स्टेटस, इससे काफी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पड़े जाते हैं। जब हम इसकी सीरीज करेंगे ना क्वेश्चन की, तो मैं वहाँ पे काफी क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो बोल रहे हैं एआई से बने हैं वैसे सब हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, अब जो कुछ बंदे याद करेंगे सब से आर्टिकल नंबर में ये आता है, आर्टिकल 15 1 हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है भैया, जब ये हमारे यूज में ही नहीं आएंगे इतने। अब मान के चलो कि अगर आपके में क्वेश्चन आ भी जाता है, तो मान चलो 10 बच्चे, 10 में से 3 बच्चे कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे बाकी। तो पहले हमें इतना बेसिकली हमको इतना याद करना है, और अगर आपको सब चीज़ डीपली पढ़नी है तो आपको टारगेट 2026 करना चाहिए। जेंडर, रेसिस, कास्ट, सेक्स और डेट ऑफ बर्थ। बेसिकली इसमें क्या है ना, कोई भी गवर्नमेंट या कुछ भी हम लोग इस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, मतलब हम सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी, आप लेडीज हो तो भैया आपको लेडीज अलाउड नहीं है यहाँ पे, या फिर ये नहीं, सब इक्वल है सरकार के लेवल। तो ऐसे ही एक और होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं कि डू नॉट रिस्ट्रिक्ट बेसिकली टू एक्सेस शॉप या रेस्टोरेंट या फिर ऐसे करके। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, जैसे कि इसने बोल दिया कि भैया आप हो
ट्रांसजेंडर हो तो आपको इस रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया जाएगा। भाई क्यों घुसने नहीं दिया जाएगा? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे इसमें लिखा हुआ है कि भैया किसी भी प्राइवेट शॉप, रेस्टोरेंट या किसी भी चीज़ में आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करा जाएगा। आपकी किस पे? जेंडर, रेसिस, कास्ट, सेक्स और डेट ऑफ बर्थ पे। ऐसा नहीं कि भैया जो 2000 से पहले वाले हैं हम इस रेस्टोरेंट में एंटर नहीं करने देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको करने देना पड़ेगा। तो ये आपके फंडामेंटल राइट से क्या हो जाएगा? वायलेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं करते। तो इसमें देखो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। एग्जाम्पल कि अ लेडी बिलोंग्स टू दिस कास्ट, दिस लोअर कास्ट, ऐसे करके दे देगा लोअर कास्ट। सो द रेस्टोरेंट मैनेजर डिडंट अलाउ टू एंटर, ऐसा ना, डिडंट अलाउ टू एंटर। सो दिस इज द वायलेशन ऑफ विच आर्टिकल, ऑफ विच आर्टिकल। तो आपको याद होगा भैया स्टेटस वाला हमने पढ़ा था, हमारे को बताया गया था कि ऐसा कोई प्राइवेट लिस्ट नहीं घुसने दिया जाता, तो आर्टिकल नंबर 15 में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैं मार्क लगाता हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो है। अब एक और है ये कि कोई भी स्पेशल प्रोविजन, मैं लिखता हूँ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। बेसिकली अगर कोई भी गवर्नमेंट स्पेशल कुछ भी लाती है, स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल कोई भी चीज़ लाती है स्पेशल, तो किसके लिए? वुमेन और चाइल्ड के लिए। इसका चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपना भी कर लो कि भाई हमारे लाइक क्वेश्चन आ गया तो कि मैन के लिए कुछ सीट लाई है कुछ ऐसा और उसके लिए, तो ऐसा गलत हो जाएगा। हल्ली ओनली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन ओनली लिख रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल मानो दिल्ली में आई, हमारे को पता है बस किसके लिए फ्री करी गई थी? वुमेन्स के लिए, है ना। तो अब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई हम लोग अपना पक्ष से यार लड़कों के लिए फ्री नहीं किया। तो ये कोई वॉयलेशन नहीं था, क्योंकि हमारे उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम लोग स्पेशल वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ भी कोई भी राइट बना सकते हैं स्पेशल। दे शैल बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल पर्सन। ठीक है, देखो मैं हो सकता है एक लाइन ऊपर नीचे बोल दूं, लेकिन ये जब क्वेश्चन करोगे ना आप तो इजीली अटेम्प्टेबल होंगे इन लॉजिक से। अब आर्टिकल 16 पे आ जाते हैं हम लोग। आर्टिकल 16 इक्वालिटी टू पब्लिक। ये देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस फिर भी समझाऊंगा, इसमें केसेस काफी सारे हुए थे, वो काफी ज्यादा पूछे। इससे समझ लो कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो ना तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा आपको। वही सेम कास्ट, रेसिस, जेंडर, सेक्स के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। और स्पेलिंग गलत लिख दी, चल छोड़ो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 16 कहता है। अब आर्टिकल्स, अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है ना 16(4), आर्टिकल 16(4), सब में 16(4) कि अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट कि इस पे एक बार केस हो चुका था, केस हुआ था हमारा, काफ़ी केसेस उठे हैं हमारे, जैसे इंद्र स्वामी केस हुआ और देवदासन यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, बालाजी स्टेट ऑफ मैसूर का केस हुआ। तो ये केस हुए थे काफ़ी। तो बेसिकली इसमें क्या बोला जाता है कि प्रमोशन एंड रिजर्वेशन, बेसिकली क्या हम लोग प्रमोशन में भी ये सब चीज़ें करी जाएगी, रिजर्वेशन दिया जाएगा या फिर कुछ अपॉइंटमेंट है तो इसके लिए ऐसा कुछ ऐसे रूल बनाए नहीं गए कि आपको दिया ही जाएगा। हमारे को इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक केस हुआ था इंदिरा स्वामी वाला, इंदिरा स्वामी का। देखो 2-3 केस हुए थे, पहला मैं लिख देता हूँ बालाजी। अगर ये पूछ ले कि बालाजी वगैरह किससे रिलेटेड, आपको ध्यान रखना चाहिए आर्टिकल नंबर 16 से रिलेटेड है, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। और हम लोग क्या करेंगे ना, एक स्पेशल रिवीजन क्लास रखेंगे जिसमें सारे केसेस को मैं थोड़ा डिटेल वाइज डिफाइन करूंगा कि इसमें हुआ क्या था। अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता हो। देवदासन का केस हुआ था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। और एक हुआ था इंदिरा स्वामी केस। देखो इंदिरा स्वामी केस के बारे में काफी ज्यादा पूछा गया है, तो मैं आपको ये यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंदिरा स्वामी केस, केस इंदिरा स्वामी केस बेसिकली क्या हुआ था ना, एक सेकंड एक मंडल कमीशन आई थी, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन बैठाई गई उस टाइम हुई, जिसमें क्या हुआ, पूछा गया कि सेकंड बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस की मतलब उस टाइम पे बोला गया था कि रिवीजन कितना, वो रिजर्वेशन कितना होगा। तो जब ये रखा तो हम लोग वहीं शुरू करते हैं, केसेस पे आ चुके थे। मैं आपको समझाता हूँ केसेस का क्या सीन था ना। अच्छा जो मैं बता रहा था ना उस वक्त 27 में रोका, वो सब छोड़ो, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो मंडल कमीशन का केस हुआ था। मंडल कमीशन हुई थी एक, क्या हुई थी। देखो अब मैं जो टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ ना आगे भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो है ना इस तरीके से अगर याद करोगे, अच्छा ये बैठा गया, ये करता या ऐसी चीज हुई, तो वो क्वेश्चन टाइम करते हैं ना तब चीजें अच्छी हो जाती है। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस में बेसिकली रखा गया था, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखा गया था। अब जो इसमें रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा गया था ना 27% का, जो कि उस टाइम पे मना कर दिया गया था। फिर क्या होता है, बीपी सिंह की सरकार आती है, बीपी सिंह की सरकार, क्या कहते हैं, सरकार या गवर्नमेंट आती है अपने इंडिया में, तब ये कहते हैं कि भाई हम 27% रिजर्वेशन देंगे। और 10% भी एक्स्ट्रा दे दिया था भाई इन लोगों ने, 10% भी एक्स्ट्रा। तो जो ये डाटा है ना इतना याद रखने की जरूरत है नहीं कि बीपीसी की सरकार आई, बस याद रखो केस हुए थे। इंदिरा स्वामी का केस हुआ, एक देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, बालाजी मैसूर का केस हुआ, आर्टिकल नंबर 16 के उस पे थे ये सब केस। तो बेसिकली रिजर्वेशन जो था ना एक तो सोशल बेसिस पे किया गया था इसका। तो आज भी हम लोग देखते हैं, आपको याद होगा, बस बोल रहा हूं, आज भी इस चीज का होता है, ठीक है। तो ये सोशल बेसिस पे किया गया था, ठीक है, ना कि इकोनॉमिक पे, ठीक है। तो हमने 16 आर्टिकल पढ़ लिया। अब एक काम करते हैं, स्पीड फटाफट फटाफट पढ़ाते हैं। 16 आर्टिकल पढ़ लिया, अब हम आते हैं आर्टिकल 17 पे। अब जल्दी जल्दी देखो, आर्टिकल 17 सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी नहीं होनी, मतलब छुआछूत नहीं होना चाहिए। अब कोई बोले छुआछूत 17, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 18 पे, अबोलिशन ऑफ टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइम लग जाता है, मैं लिख रहा भी होता हूँ साथ साथ ना। बेसिकली कोई भी टाइटल, कोई भी सरकार अब नहीं दी जाएगी। पहले देते ना महाराजा, दीवाना, अब चीज नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, टाइटल कुछ भी नहीं दिया जाएगा। खाली टाइटल्स में क्या क्या हमारे इंक्लूड होंगे जो दिए जा सकते हैं, एजुकेशनल बेसिकली, जैसे किसी ने पीएचडी करता है उसका टाइटल लगा देते हैं, डॉक्टर लगा देते हैं ना, ऐसा एजुकेशनल बेसिकली हो सकता है। मिलिट्री बेसिस से कोई टाइटल दिया जा सकता है,
और एक्सीलेंस के बेस पे उसके, तो इन बेसिस पे टाइटल दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दे सकता कि महाराजा दिल्ली के, ऐसे ऐसे कुछ नहीं करा जा सकता इस वक्त। तो ये चीज़ हो गई हमारी फाइनल। अब आ जाते हैं हम लोग, अच्छा अब आएंगे राइट टू फ्रीडम पे, एप्लीकेशन लेते हैं जल्दी खत्म करेंगे। अब राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम, ये मैंने बताया था 19 से लेकर 22 तक आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिकल नंबर 19 है। अब इसे मैंने याद कैसे किया था, बेसिकली इसमें ऐसे आते हैं आर्टिकल नंबर, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, एफ हमारा हटा देगा था, तो ए बी सी डी ई एफ हटा देगा तो जी। बेसिकली ए जो बोलता है ना, हमें से मैं बताऊँ कैसे याद करना, आपको याद रखना है कि ऐसे गाना सुना होगा ना, सनेरो सनेरो, सनेरो की जगह सैमरो पढ़ना है, सैमरो, या फिर ऐसे याद लो मेरे दोस्त का नाम क्या है, सैमरो, ठीक है। अब देखो सारे ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वही पूछा जाता है ना। सैमरो में आया था बेसिकली आपको स्पीच एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको बोलने का अधिकार है, आपको दिखाने का कुछ भी दिखा रहे, एक्सप्रेस कर सकते हो आप अपने इमोशन को, असेंबल, आप लोग इकट्ठा हो सकते हो, बकायदा बस आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। एम आ जाता है हमारा, आप कहीं भी मूव कर सकते हो, मूव एनीवेयर, एनीवेयर, कहीं भी रह सकते हो, रिसाइड एनीवेयर, वेयर। अब देखो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे कोई वो रहते हैं हमारे ट्राइबल एरियाज है, आप वहाँ पे कहोगे भैया मेरे को तो यहाँ पे कर चाहिए, आप नहीं रह पाओगे भाई, उनको आप परेशान करोगे। ट्राइबल एरिया कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन हो गया, आप कुछ भी फॉलो करा जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारा टूल कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं, तो आप क्या करने लोगे, बच्चों को उठा नहीं करोगे, किडन निकालोगे, आटे अभी का रिसेंटली केस भी तो हुआ जिसमें बच्चों को बेच रहे थे हम लोग। अब एक का आता है ये, इसमें आता है हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी यूनियन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खालिस्तानी बन जाओगे, वैसी वो यूनियन नहीं होनी चाहिए, कोई भी आप बेसिकली यूनियन क्रिएट कर सकते हो और कुछ भी चीज़। अब इसमें एक चीज़ थी, इस वाले को मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, डीप में जाएंगे। 2011 में इसमें एक चीज़ ऐड की गई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम लोग कोई भी सोसाइटी भी बना सकते हैं, ठीक है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये हो गया आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, 19 ए बी सी डी। अब जो हटाया गया था एफ, राइट टू प्रॉपर्टी थी, सबको पता है। अब देखो हिडन बता देता हूँ, हिडन राइट्स क्या क्या है, राइट टू इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन का राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये दोनों हिडन राइट्स है किसके, 19 के। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन 2005 में डाले गए थे ये, और इस पे केस हुआ था, बहुत फेमस केस था ये, आपको देखने को मिलेगा, राज नारायण वर्सेस यूपी, वर्सेस यूपी। ये हिडन राइट्स है किसके, 19 आर्टिकल के, ठीक है ना। अब हम जाते हैं आर्टिकल 20 पे, ये भी पूछ लेता काफी बार ना, आर्टिकल 20 है ना, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। अब जैसे कि मैंने आज पहली बार आपको कराया, तो आज मैं लिख रहा हूँ, अगली बार मैं लिख के लाऊंगा, और हम फटाफट पूरा ऐसे रिवीजन करेंगे। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन आर्टिकल, वो पहला हमारा कौन सा है, क्या है फंडामेंटल राइट्स, पहला कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ऐसे हम धड़ाधड़ करेंगे। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्या क्या आता है, कन्विक्शन ऑफ फोर ऑफेंस। अब बेसिकली ना इसमें याद करने वाली चीज़ है ना, आप कैसे पहचानोगे ऑफेंस, मतलब कोई भी अपराध करना ना, इतना याद रख लो, ऑफेंस बात इतना इंपॉर्टेंट है, इतने से याद पहला आ जाता है फैक्टो लो, फैक्टो लो। अब बेसिकली क्या है ना, इसमें जो कानून आज बना है या जो बना हुआ उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई पहले लॉ बनाता बाद हटा दिया, तो हमने सोचा ये काम करते हैं भाई, ये ना बहुत बदमाश है, एक कुछ ज्यादा ही तगड़ा अपराध है, तो पुराने वाले लोगों के साथ नहीं, जो आज ही सब प्रेजेंट लॉ है उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी, ठीक है ना। दूसरा रहता है डबल जियो पार्टी, डबल जियो पार्टी सबको पता है, नो डबल जियो पार्टी, डबल जियो पार्टी को बेसिकली एक बार अगर आपने कोई अपराध किया ना, तो उसके लिए आपको एक बार ही सजा मिलेगी। अगर आपको दूसरी बार चाहिए तो क्या करो, जाके दूसरा बार वो कर दो अपराध, समझ गए ना। जब ऐसे आप एक बार जेल गए और मन करे किसी का भी जाने का, तो जस्ट नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, आपको अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता, कोर्ट में क्या नहीं बनाया जा सकता, आपको अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। तब देखो याद करने का आर्टिकल 20 में, ओ हाथ से रिलेटेड है, ऐसे ऑफेंस आ गया, अपराध से रिलेटेड, पहला मेरे को सजा मिलेगी, उसके बाद कानून है उसके हिसाब से मिलेगी, है ना। और एक ही बार मिलेगी अगर मैं एक बार कानून करूंगा, और दूसरा की अगर मैं अपराध करता हूँ तो मेरे को मेरे ही खिलाफ वो नहीं बनाया जा सकता, क्या नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब आर्टिकल 20 हो गया। अब आते हैं सबसे खतरनाक आर्टिकल, मोस्ट फेवरेट आर्टिकल, राइट टू लाइफ, लाइफ, आर्टिकल 21। जितने भी क्या लिखूं, ऊट पटांग आर्टिकल जितने भी आते हैं ना, ऊट पटांग मतलब समझ लो कि ऊट पटांग जितने भी राइट्स हैं वो सारे इसके अंदर है, किसके अंदर है, इसके अंदर है। अब कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए और आपको समझ नहीं आए कि ये वाला स्टेटमेंट या फिर ये वाला राइट किस आर्टिकल के अंदर है, तो 99% जो है ना वो 21 आर्टिकल के अंदर होगा, ऑप्शन में दे रखा है, तो ठीक है। तो ये हमारा राइट टू लाइफ हो गया, इसमें काफी सारी चीजें दिया है, जितनी भी है ना, राइट टू जीने का अधिकार है आपको, है ना। इस पे केस भी हुआ है, काफी एक केस हुआ था। अब एक 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ए के द्वारा क्या क्या एंटर किया गया, प्राइमरी एजुकेशन, ये हमारे पहले टीपीएसपी में होता था, प्राइमरी एजुकेशन टीपीएसपी में डाला गया, ठीक है। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसे डाला गया टीपीएसपी में। और एक केस हुआ, याद रखना ये केस, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, ठीक है, स्टेट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटका, इस राइटिंग थोड़ी ऐसी है भाई मेरी,
देखो जो केस है ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखना। क्लियर हमने पढ़ लिया है ना। अब देखो आर्टिकल 22 में ही पढ़ा रहा हूँ, है तो काफी बताने में इसमें, लेकिन हम लोग रिवीजन की बोल रहे हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देख लो ना, इसमें दो भाग आते हैं, पुनिटिव और प्रिवेंटिव। अब देखो प्रिवेंटिव में, अब देखो याद करना कैसे, प्रिवेंटिव में इसका मतलब होता है प्रिवेंट कर लो किसी चीज, मतलब अपराध होने से रोक रहे हो, कि हम लोग एक अजम्पशन लगा रहे हैं, रोक रहे, हम क्या कर रहे हैं, अजम्पशन लगा रहे हैं कि शायद ये लड़का क्राइम कर सकता है, तो हमने से कर लिया, कस्टडी में ले लिया, या फिर हमने हमने से अंडर कर लिया, ठीक है ना, हमने से कर लिया अपने अंडर में कर लिया कि भाई क्राइम कर सकता है, तो हमने से 4 दिन की राशन ले लिया ऐसे। अब इसमें क्या है, पहला सूचित किया जाएगा आपको कि आपको अरेस्ट किया, क्यों किया जा रहा है, बताया जाएगा 24 घंटे के अंदर आपको किस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, आपको एक सरकारी लीगल वकील मिलेगा, आपके पास नहीं है तो वकील मिलेगा, तो ये सारे आ जाते हैं। और उसमें कंफ्यूजन पता है क्या होती है, जब हम लोग वो कर रहे होते हैं ना, क्या कहते हैं, आर्टिकल 20 पढ़ रहे होते हैं, तो भाई तब बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो हम क्वेश्चन करेंगे, इस कंफ्यूजन को तब दूर करूंगा। अब हम आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट, ये तो बहुत छोटा सा है, जल्दी दिखा देता हूँ। एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24 इसमें मिलते हैं हमारे को देखने को। 23 पे आ जाते हैं हम लोग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते आप लोग। अब देखो खाली आर्टिकल 23 में इतना लिखा, कंफ्यूजन क्या होता है ना, ऑप्शन में कभी भी आर्टिकल 23 और 24 दे देता है और चाइल्ड लेबर के बारे में पूछा होता है। अब देखो कैसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, मतलब हम लोग नहीं करा सकते, प्रोहिबिटेड नहीं करा सकते। अब इसमें एक है, अगर अंडर 14 बंदा है तो हम उससे हैजार्डर प्लेस में भी नहीं करा सकते ना। अब यही क्वेश्चन होता है, बोल देगा अगर 14 साल से कम का बच्चा है, चाइल्ड लेबरिंग हो रही है, किसमें हो रही है, जहाँ पे केमिकल फैक्ट्री हमारी हैजार्डर प्लेस भी ना, केमिकल फैक्ट्री है, ये कैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, केमिकल फैक्ट्री है, तो अब बताओ ऑप्शन दे देगा 4 की, क्वेश्चन कैसे बनेगा। आर्टिकल नंबर 24 एंड 23 कम्स कंटेन विच राइट्स, ये ऐसे दे देगा कंटेन विच राइट्स, और ऐसा एक इसमें दे देगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दी 23 एंड 24। ऑप्शन में ऐसे दे देगा, एक चाइल्ड लेबरिंग हो रही है ना, ईट की भट्टी में हो रही है, दूसरा बोलता है केमिकल फैक्ट्री में हो रही है, पतंग फैक्ट्री में हो रही है, काफी सारे ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा। अब आपको देखना है हैजार्डस प्लेस है तो आर्टिकल नंबर किस में आ रहा होगा, 24 में, ना कि 23 में, ठीक है। अगले पे आते हैं हम लोग, 23-24 हो गया। अब आते हैं हम रिलीजन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट भाई हमारा रिलीजन, तो हम आ गए रिलीजन पे। रिलीजियन, अब देखो पता है कैसे याद होना चाहिए, अब आपसे किसने बोल दिया कि भैया बताओ रिलीजियंस हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट है, आपने बोला चौथा, ऐसे याद होना चाहिए, चौथा राइट है, 25 से 28 तक है इसके अंदर। अब देखो 25, अब देखो ना, मैं भी इसमें जब पढ़ता था ना कंफ्यूज होता काफी। बेसिकली आप इंडिविजुअल ऐसे में लिखा, फिर एक समझना, ग्रुप टैक्स, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो कैसे याद करना है, रिलीजन हो गया आपने देखा 25, आप इंडिविजुअली अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, इंडिविजुअली आप अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब आर्टिकल नंबर 26 में आप कोई भी ग्रुप बना सकते हो अपने रिलीजन के थ्रू, उस इंस्टीट्यूट बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो उसको, सब चीज आप लोग कर सकते हो कलेक्टिव अपने ग्रुप के अंदर। अब टैक्स धर्म के नाम पे आप क्या नहीं कर सकते, टैक्स नहीं ले सकते, धर्म के नाम पे आप टैक्स नहीं ले सकते, इसलिए अब लोगों ने क्या निकाल दिया, भाई हम तो फीस लेते हैं, टैक्स लेते हैं, फीस ले रहे हैं, फीस जिससे टैक्स फ्री होते हैं, काले काम इसी के थ्रू होते हैं, कोई भी संस्था बोल देता है और अपना टैक्स फ्री करा लेता है कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं ले सकते। बेसिकली क्या होता है ना, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में आपका कोई भी रिलीजन का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए जाएंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए हैं वो ही फॉलो किए जाएंगे, तो ये हो गया हमारा रिलीजन पे, है ना। अब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन एंड एजुकेशनल, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। बेसिकली 29 देख रहे हो, एजुकेशनल के 2 आर्टिकल बनाए गए, आर्टिकल 29 है, हमारे को अधिकार है कल्चरल का, आ गया, प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम किसको, अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को, स्क्रिप्चर्स को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हर एक सिटीजन का क्या अधिकार है, प्रोटेक्ट अपना कल्चर हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 पे आ जाते हैं, बेसिकली हम लोग कोई भी एक इंस्टीट्यूट, हम लोग इंस्टीट्यूट भी क्या कर सकते हैं, रिलीजियन इंस्टीट्यूट हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शब्द है ना, ओनली फॉर माइनॉरिटीज, ये जो वर्ड है ना ओनली, रखना कि कुछ लोग डायरेक्ट देता है ओनली फॉर या फिर फोर, तो माइनॉरिटीज जो वर्ड है ना हमारा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो आपसे कुछ भी बोले, कि भैया माइनॉरिटी करो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भाई अभी डिफाइनिंग है तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में से कहीं भी डिफाइन नहीं करा गया। अब आते हैं हम लोग अपने पे रेमेडीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाने वाला रेमेडीज, है ना। आर्टिकल 32 से 35 तक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो 32 ही है, मार्क लगाता हूँ। 32 में हमारे रिट्स आते हैं, क्या आते हैं, रिट्स आते हैं। अब आर्टिकल 32 हो ना, अम्बेडकर जी ने, भीमराव, हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
सब सब ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये याद रखना किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है ना। अब इसमें रिट्स आते हैं, काम करते हैं, रिट्स के लिए पेज निकाल लेते हैं। रिट्स, रिट्स अंडर आर्टिकल 32, पहला हेबियस, सेकंड मैंडमस, थर्ड प्रोहिबिशन, या फिर कह सकते हैं स्टे ऑर्डर भी, फोर्थ सिटी रियोली सर्टी वाली वारंट, क्यों वारंट। अब देखो ना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कितने रिट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए 5 है, ठीक है। पहला आ जाता है यू शैल हैव द बॉडी, यू शैल हैव द बॉडी। अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर लोअर कोर्ट या कोई भी काम नहीं करा जा रहा है तो उसे कमांड दिया जा सकता है। ऐसे इसमें भी ये है, अगर कोई अपनी लीग से बाहर चले गया, अब मान लो कि एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई भी कोर्ट है उसको उस चीज अधिकार नहीं है, लेकिन वो चीज उस कोर्ट ने कर दी लोअर कोर्ट ने, तो अपर कोर्ट उसको बोल सकता है कि भैया रुको रुको, ये डिसीजन को स्टे पे रखो, मैं अपना काम करूंगा। ऐसे ही सेम इसमें भी ये होता है, सिटी रोली में भी जुरिडिक्शन बोला जा सकता है, अगर वो कुछ ऐसी चीजें उसमें क्या कर चुका है उस पर। अब इसमें क्या बोलता है कोर्ट में कि अपनी औकात में रहो भैया लोअर कोर्ट, तुम हमारे साथ बहस मत करो, तो इसमें ये चीज रहती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके बाद में नौकरी लग गई, आप मानो किसी में ये सेलेक्ट हुआ या फिर इनकम टैक्स में सेलेक्ट हुआ, वहाँ पे आपने देखा यार ये बंदा क्यों इनकम टैक्स ड्रेस में नहीं खड़ा हुआ है, जबकि सेलेक्ट है ही नहीं, तो इसमें यही होता है, हम बोलते हैं व्हाट अथॉरिटी ऑफ यू, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अथॉरिटी ऑफ यू, तो यही चीज होती है। हम देखो इसमें केस आता है ओबीएस में जबलपुर वर्सेस वर्सेस शिवकांत, शिवाकांत शुक्ला, भाई शुक्ला साहब का केस होता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब हमारे आर्टिकल लास्ट पे चल रहे हैं, हम 33 पे आते हैं आर्टिकल। अब तो जल्दी लिखना हो जाएगा, लास्ट इसी पे कर दूंगा आर्टिकल 33। अब बोलते हैं ना हमारे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट करे जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करे जा सकते हैं आम पर्सनल, साफ साफ लिखते हैं ऐसे हम लोग आपके लिए। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास ये पावर है टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म पर्सनल, आर्म पर्सनल। ऐसे ही आर्टिकल 34 में भी यही है, जब जब मार्शल लॉ लगेगा, जब जब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या करा जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। मार्शल लॉ जब जब लगेगा तो रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा फंडामेंटल राइट्स को, रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा एफआरएस, ठीक है। ये हमने बेसिकली लिया है यूके से लिया हुआ, और लेकिन ये ना सिर्फ एरिया के लिए ही होता है, जिस एरिया में मार्शल लॉ लगेगा वहीं पे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट करे जाएंगे। आर्टिकल 35 पे आ जाते हैं हम लोग। बेसिकली पावर है हमारी एक फंडामेंटल राइट्स को सेट करने की और कोई भी लॉ बनाने की, ये सिर्फ पार्लियामेंट में ही है, पार्लियामेंट ही बना सकती है ये सब चीजें, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कोई फंडामेंटल राइट्स कोई कोर्ट बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकते हैं, खाली याद रखना आपको। अब आ जाते हैं कि जो खाली राइट्स इंडियन सिटीजन के लिए, ना कि कोई अपना दोस्त लिया उठा के बाहर से फॉरेनर और आप केस में लग जाओ, तो डिफरेंस क्या रखा गया जो कि खाली इंडियन सिटीजन के लिए है। 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 19 आर्टिकल, 29 आर्टिकल, 30 आर्टिकल, ये खाली इंडियन सिटीजन के लिए है।